आज का जो सेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है और खासकर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हर वक्त यही लगता है कि नौकरी करेंगे या कुछ अपना बनाएंगे। और जब मैं मेरे बारे में थोड़ा बताऊं, मैं आईआईटी बॉम्बे में उनका इंक्यूबेटर चला रहा था और मैंने देखा कि इतने यंग पीपल ने अपने स्टार्टअप किया और मैंने सोचा मैं भी ट्राई मारता हूँ। और एक प्रोफेसर, एक स्टूडेंट और मैं खुद ने 2014 में ये लीड एंजल चालू किया व्हेन आई वाज 49 इयर्स ओल्ड। और तब मेरे लड़के ने बोला, डैड आप अभी आप बुजुर्ग हो गए हो, आप अभी घर में रहो और एंजॉय करो लाइफ को, अपने ओल्ड एज को। तो मैंने यही कहा कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो मेरे लाइफ और में कुछ अगर मैंने ये नहीं किया तब मुझे बहुत रिग्रेट रहेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। और इसलिए फिर मैंने 49 इयर्स की उम्र में ये चालू किया। मुझे अभी खुशी है बोलने के लिए कि मेरे को देख के मेरे लड़के ने भी अपना स्टार्टअप चालू कर दिया है। तो द बिगेस्ट ऑपोजिशन फैमिली से बहुत आएगा आप लोगों को स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन हमको ये करना है, सोच समझ के करना है, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं जाने का, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेट करके। तो वही एंटरप्रेन्योर है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और आगे बढ़ता है। तो और जब मेरी कॉलीग यहाँ पे है दिविजा, would you like to share about about yourself? Sure. Thanks, Sushanto. It's wonderful to join Sri Nagarajan and Mr. Dheeraj as well. So I'll speak in English. I hear there are some English-speaking audience here as well. But Sushanto, please feel free to interject and translate words in case if it's required, right? So I was an engineer at IIT Kanpur. I have joined the startup ecosystem almost 7 years ago, and I have been working with a bunch of interesting companies, both startups and corporates, working with the CEOs in their corporate innovation drives and working with founders, helping them to raise angel and institutional rounds through a syndicate before when I was with Traction, and I was working closely with founders in their corporate startup strategic initiatives as well. So yeah, it's wonderful to be here, and as it mentions on the slide as well, I have still a very long way to go. So yeah, happy to share any insights and thoughts you find would be relevant. So जैसे मैं कह रहा था कि इंडिया में क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और आप देखिए जैसे ट्रैफिक, अभी आजकल तो ट्रैफिक नहीं दिखता है, बट ट्रैफिक जैम रहता है, हर वक्त ट्रैफिक है। और इसी के बीच में लोगों ने सोल्यूशन निकाला है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो और भी प्रॉब्लम है, नोट के जगह पे लोगों ने डिजिटल फिनटेक कंपनीज, इनफैक्ट दिविजा जो है इन्वेस्ट करती है फिनटेक कंपनीज में जो इंडिया में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इन चीजों को किसी बहुत 49 ईयर ओल्ड ने नहीं सॉल्व किया है, इन चीजों को बहुत यंग लोगों ने सॉल्व किया है। जैसे ये भावेश अग्रवाल हैं जो इनफैक्ट मेरे कॉलेज में ही पढ़ते थे और कॉलेज से ही उन्होंने ये अपना ओला टैक्सी चालू किया और खुद उन्होंने 2-3 बार खुद ही ड्राइव करके, जब उनको पास ड्राइवर नहीं थे, खुद ड्राइवर बन के उन्होंने किया। और आज ये हिंदुस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी है और सिर्फ टैक्सी में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी उन्होंने अपना
बिजनेस चालू किया है, ओला इलेक्ट्रिक। ऐसे ही इसको तो सभी कोई जानते होंगे, ओयो के फाउंडर हैं और इन्होंने इंडिया में पूरा होटल इंडस्ट्री चेंज कर दिया है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में, जापान में और यूएस में भी चले गए हैं। और आपको ये ताजुब हुआ कि अभी जैसे कोरोना आया तो काफी मुश्किलें हुई उनके बिजनेस में, लेकिन उन्होंने इसी टाइम पे नए सर्विसेज लॉन्च किए हैं और कई चीजें ट्राई की है। तो कभी अपने को परिस्थितियों से we have to convert an adversity into an advantage। तो यही जो, और इसी टाइम पे सबसे सक्सेसफुल कंपनीज जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, ये सब, ये जब कठिन परिस्थितियां हैं तभी ये कंपनियां बनी थी। और हमको भी यही कोशिश करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकाल के एक बिजनेस खड़ा करें। और यही एंटरप्रेन्योरशिप है, और ताकि एक प्रॉब्लम को दिखा के उसको सलूशन करना, उसके आजू बाजू एक टीम जोड़ना और रिस्क लेना। जैसे मैंने एक रिस्क लिया था 49 इयर्स में। आप भी, आई थिंक नन ऑफ यू आर लेस देन more than 25 years old, so you can definitely take that risk and you can create wealth, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए। आज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज है, इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए कितना वेल्थ क्रिएट किया है। आज ही शायद, कल ही शायद रिलायंस का राइट्स इशू, जो इंडिया का सबसे बड़ा राइट्स इशू होने वाला है, वो चालू हो जाएगा। उन्होंने इस तरह से कितना वेल्थ क्रिएट किया, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, कुछ अपना करके हम लोग पूरे कंट्री का और पूरे दुनिया का वेल्थ और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। वी कैन मूव ऑन टू द Q&A नाउ, धीरज। सो सुशांत, तो कंटिन्यूइंग अ डायलॉग, जो एक चीज मैं आपसे ज्यादा समझना चाहता हूँ, पिछले 20 साल से आप स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं। आज के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स में, आज के जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होके आ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो लोग ग्रेजुएट हो रहे थे, उनमें आप क्या बेसिकली डिफरेंस देखते हैं? क्या क्वालिटीज आपको अलग नजर आती है? Graduated more than 30 years ago, so not 10, 15 years ago, but 30 years ago। तो उस समय ऐसा था कि ना प्रॉब्लम्स जो आज आपको दिख रहे हैं वही प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हम लोगों में उतनी आत्मनिर्भरता नहीं थी, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं था। हम लोग सिर्फ यही सोचते कि ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग नौकरी करेंगे, और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो एक जमाना था जब सभी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, इकोनॉमी वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, and there was big businesses and there was technology was also not enabled to start new businesses। इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे, तो बहुत कम लोग जो थे, और रियली ब्रेव पीपल आई वुड से, जो उस टाइम पे अपना बिजनेस करने के बारे में सोच भी सकते थे। और मेरा तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दिविजा was graduated more recently, so Divija, what did you see here? Yeah, I did graduate recently compared to you, but still like 7 years ago. So 2013 was when I graduated from college, and as you, the difference is not as stark as what you've seen, but definitely there is a bit of difference in this timeline as well. Like the startup ecosystem was still niche, and most of the students chose to join large corporates versus the startups. And student entrepreneurs were rare as well. Only final year students, a couple of them were venturing into starting up. Whereas now, I see the number of students choosing the startup lifestyle has increased, and also there are brilliant ideas coming from Sokomo year, like first year, second year students too. So yeah, there's like a great difference like compared to 7 years ago as well.
So if I go by your comments, is it getting easier to become a student entrepreneur, or is it getting tougher? It has become much easier, as in like the thought process of becoming an entrepreneur itself was not there before. So with the ecosystem that's been building up, with the support from universities, from the government, from the accelerators and incubators like Lead Angels, right, and from the initial investments that are coming in, I think like it has become much easier now. Great. So जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी है उनको मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात had launched a policy named SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, जो आज की तारीख में गुजरात के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर पढ़ रहे बच्चे और उनके 5 साल तक के एल्यूमनाइज को अपने स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बहुत सारे एड्स प्रोवाइड करते हैं. इसके अंदर बच्चों को अपने कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़ता, आप अपने कैंपस में रहते हुए अपने स्टार्टअप और इनोवेशन और आइडिया पे काम कर सकते हैं. Considering that question, I also wanted to talk to Sushanto about what you see as, the alumni, people who have gone to jobs, but still they want to come to startup. क्योंकि गवर्नमेंट गुजरात ने 5 साल तक के एल्यूमनाई को भी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के अंदर केटर किया है. तो ऐसे लोग जो हो सकता है किसी कारण से इमीडिएटली स्टार्टअप नहीं शुरू कर पाए, लेकिन जॉब्स में चले गए, बट अब वापस स्टार्टअप में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सजेशन? जॉब में मैंने 25 years काम करने के बाद स्टार्टअप किया, लेकिन जो हर बार में कुछ आप प्रोजेक्ट करें, कुछ इंटर्नशिप करें या नौकरी करें, उससे जो आप नॉलेज गैदर करते हैं वो बिजनेस में बहुत यूजफुल होता है. क्योंकि जो हमारे पास आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक ना हम उसको एग्जीक्यूट करने का एक्सरसाइज करें, जब तक हम उसको लर्न करें, तब तक इट रिमेन्स एन आइडिया, एंड आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू 0. तो जिनका एक्सपीरियंस है वो बहुत फायदे में रहेंगे स्टार्टअप. Dheeraj, I would like to add something here. Please. I was coming to you only. Yeah. So the thing is, when to start up is a very interesting question, but ये डिपेंड करता है जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की पर्सनल जर्नी से, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है एंड व्हाट ही वांट्स टू डू, फर्स्ट थिंग. सेकंड है सिचुएशन कैसा होता है. अभी जैसे ग्रेजुएशन की थोड़ी बात हुई, तो पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड रिसेंटली लास्ट 3 to 5 years, default option is first startup. If they are having some difficulty in that due to lack of idea, due to lack of funds or challenges, or they don't have enough knowledge like Sushanto mentioned, then they want to work for something and then they want to start up. Even working for a startup is also a very good learning opportunity. And now people like you are there to facilitate the startups. So उसमें भी बहुत सारी learning होता है जब when you are an ecosystem catalyst or an enabler, and उसमें भी बहुत सारी opportunities है. Like you rightly mentioned, the policy like student startup and innovation policy provides you a chance to test your ideas with some government and others funding, and you can see how much you are able to succeed. उसमें learnings आती है जो ज़्यादा costly नहीं पड़ता है. आपका खुद का फंडिंग से जाके करना है तो फिर बहुत कॉस्टली पड़ता है, एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टार्टअप करने के लिए आपके पास शायद मार्जिन नहीं रहेगा. एंड सो कॉलेज इज अ गुड टाइम टू लर्न बिकॉज यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स, प्रोफेसर्स, एनी नेटवर्क इज अवेलेबल, एवरीवन इज विलिंग टू हेल्प अ स्टूडेंट. सो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू learn and try out an actual startup scenario. But the other counterpart is some of the biggest startups have come from people who have worked in industry for 10 to 15 years, and then they have gained domain knowledge, they have gained expertise, they have gained network, they have built a name for themselves, and then when they start up, they are able to scale faster also. So दोनों option available है. So the student has to take a very calculated call. Even entrepreneurship is a calculated risk. So making this choice should be a very calculated choice based on his personal situation, his values, and his aspirations. Thank you. As we say to our student entrepreneurs, it is a profession which does not require any minimum qualification or minimum age.
which might be the criteria for a lot of jobs. आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है और मिनिमम 18 साल का होना पड़ता है एक जॉब शुरू करने। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जहाँ हैं, जिस भी कोर्स में हैं, जो भी सेमेस्टर में है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट प्रैक्टिस राइट नाउ। So continuing our discussion, Sushanto, I'll come back to you. You have worked with lot of successful entrepreneurs. आप लीड एंजल्स के थ्रू बहुत सारे स्टार्टअप वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे अर्ली स्टेज कंपनीज के साथ काम करते हैं। आप यूजुअली लीडिंग फाउंडर्स के अंदर क्या स्किल, क्या एलिमेंट्स देखते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है? चीज है कि मैं कहूँगा परसिस्टेंस मींस कि ट्राई करने की क्षमता जो है, हार नहीं मानने की क्षमता जो है, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि स्टार्टअप के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। यू नो, लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट रोड फॉर अ स्टार्टअप। आपने नौकरी की और हर वहां पे भी आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप की लाइफ एकदम रोलर कोस्टर टाइप की है, इसमें ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो और ज्यादा दिन, यू नो, आई से दैट द स्टार्टअप हैज टू लर्न टू लिव विद फेलियर, बिकॉज एक स्टार्टअप के लाइफ में ज्यादा फेलियर्स आती हैं और सक्सेसेस बहुत कम आते हैं एक दिन में। तो उनको फेलियर से अपनी दोस्ती करनी है, फेल क्विकली एंड देन बी एबल टू यू नो, so I would say that is one. And the other I would say is passion, क्योंकि persistent होने के लिए passion जरूरी है। क्योंकि जब तक ना आपको passion होगा किसी चीज के लिए, तो आप किसी भी असफलता से मायूस हो जाएंगे और आप भागने की सोचेंगे। लेकिन अगर आपको उसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है और पैशन है, तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे। दिविजा, आप, you know, you also invest in early stage companies. So what is your view on, you know, successful startup traits? Yeah. We can actually call a startup successful. I mean, if you ask me, if the startup is able to achieve its primary mission, right? So for example, Amazon का mission था customer satisfaction, like अभी भी है. So they are continuously driving towards their customer satisfaction. And similarly, Uber, for example, उनका ये है, they would want to bring transportation to everyone everywhere and make the transportation reliable. So getting to that mission, like as you said, passion होना चाहिए to bring that idea into form. वो idea पे काम करने के लिए लगा था, without getting distracted or without even getting turned down by people who might not believe in your idea as much. So having that constant passion towards the idea and driving towards the mission will make a startup successful. And how one would reach there is very challenging, but it's very interesting as well for the founders. They'll build a robust team. Hiring is a very challenging task for the startups. So they would have to get the initial core team very strong, जो startup का fate decide करता है basically, because that initial core team builds the startup's foundation. And most essentially, whatever product or service they are bringing in, making sure that quality is highly utmost perfect and of high quality is also very important, because that actually brings down the value of startup to the consumers at the end of the day. And adapting both hacks, like how to get into certain markets or who to partner with as you're growing the company. So keeping that value add to the consumers constantly and proving value to the customers constantly is something which will definitely get the startup to success. So yeah. Thanks, Divija. So same question to Nagarajan sir. आप इतने टाइम से ये एजुकेशन के इकोसिस्टम में एक्टिव है, काफी सारे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स से आप इंटरैक्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर. So any specific skills that you see which makes a successful student entrepreneur? सबसे बड़ा चीज है कि it is very easy to think we can do a startup. और उसके लिए अभी whatever the students are thinking, if they have an idea, they have a product,
And as you know, a lot of students have patented their ideas also. So they have something to start with. But startup and entrepreneurship requires more than just an idea or product. It requires finance knowledge, it requires organizational skills, it requires leadership, it requires market knowledge. So product validation and idea validation should be the first step after they get the product. So there is this continuum, these steps that the student has to follow. And if they delay that, they might be missing an opportunity to reach the market faster. Of course, the incubators like GIVSEC, the iHub and other incubators in our Gujarat ecosystem are there to help. But the entrepreneur has to have the drive to pursue all these things, get the knowledge he wants. उसको क्या चाहिए उसके पीछे उसको एक curiosity बढ़ाते रहना है. He should be a constant learner and he should be very fast in understanding and gathering what he is not having. And he has to find the right people who can complement what is the skill that he is not having. If there is an engineer, he needs to have someone who can be good at managing the finance or doing business development. One person or few people cannot do anything. So entrepreneur has to understand and build his team accordingly. So starting is important, but scaling, moving fast is much more important if you want to sustain. Ultimately, as has been said by Divija, be dedicated and focused on your core mission of delivering that service or delivering that product properly so that customer satisfaction is ensured. Then only the startup can survive over the long period. Thanks, sir. So while we have a set of questions, there is a question coming from Facebook and I would request Nagarajan sir to respond to this. हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ शुड आई कन्विंस माय पेरेंट्स टू अलाउ मी टू फॉलो माय ड्रीम्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू. क्या आपके पास कुछ ऐसे केस स्टडीज है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से बात करके अपने आप स्टार्टअप को लेकर के कन्विंस कर सके हो? ये पेरेनियल प्रॉब्लम है क्योंकि यूथ एक चाहता है और पेरेंट्स दूसरे चाहते हैं. और आज मॉर्निंग में भी एक सेशन हुआ था और we had a session in finishing school where the question was how to convince the parents. Why there is a difference between what the parent thinks and the son or the daughter thinks. They are also having the best interest in mind, but they have some fears about our future. So we have to generate that confidence to them. We have to communicate with them. We have to persuade them to allow you to experiment a little bit. I think nowadays with a lot of success stories coming up, parents are open to the ideas, but still they are very protective about the children. So उनका तो natural है कि वो ऐसा feel करेंगे, but we have to convince and slowly persuade them, prove your worth, show progress, and they will understand, yes, he is doing something, and mentors and people like us will always support. And college में अगर आप startup करते हो, if you are doing it in the college, because SSIP is supporting you in your college, in your university, so I don't think convincing a parent should be a problem. In the college itself, you are able to prove your product, get some turnover, say 5 lakh rupees, 10 lakh rupees or 15 lakh rupees, then your idea is proven. Once your idea is proven, it is easy for your parents to get convinced and allow you. And ultimately, if you want to convince your customer, I think first your parents should be your first customer. They should also believe in your idea, get them inspired, work with them, understand their challenges and issues, and then convince you with your confidence and your the way of behavior. Let them then start believing in you and your idea also very soon. अब करेंगे, parents are open-minded these days, but you should make an effort. तो सुशांत, तो सिमिलर आप IIT बॉम्बे का इंक्यूबेटर लीड करते थे, काफी स्टूडेंट्स ने IIT बॉम्बे के इंक्यूबेटर से अपना स्टार्टअप शुरू किया है. Any similar stories you can share with us? So my biggest problem was convincing the parents that allow your child to join the incubator, and I think what I would tell them that here is a chance while he's a student, instead of taking a normal job which every IITian does, and work for a foreign country, here he will build a company and build a business where he will be a job giver rather than taking up a job. So I think
for your parents. As parents, we have a lot of ambition for our children. And if the children, I see that if my child wants to become a job giver and create a business, I would be definitely impressed. And as Mr. Nagarajan said, that your first job as an entrepreneur is to convince people. The first people that you must convince, apart is your parents, your college, your co-founders, and so on. So, Sushant, we understand India, is a country which has a huge set of problems. और जहाँ problems है वहाँ opportunity है. तो ऐसे कोई स्टार्टर्स जिन्होंने ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज को डिसरप्ट किया हो, या ऐसे कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि इंडिया में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो हमारे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. कि आज इंडिया में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. तो कई एरियाज है इंडिया में जहाँ पे जो डिमांड है और सप्लाई है उसमें गैप है. तो उस चीज को कोई अगर फुलफिल करे तो एक अच्छी सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकती है. अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इंडिया के बाहर कई चीजें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हुआ, ये हुआ, वो इंडियन में सबसे वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट टेक्निकल मैन पावर है. तो हम लोग टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बना के विदेश में दे सकते हैं. और आज जैसे पूरा देश, दुनिया एक वन वर्ल्ड हो गया है, वी आर कनेक्टेड वर्ल्ड, सब आपस में कनेक्टेड है. तो एक इंडिया से बाहर का भी अपॉर्चुनिटी है. और लास्ट जो है वो है कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसमें जो कई नए एरियाज अभी उभर रहे हैं जहाँ पे रिसर्च करके भी कोई एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस या टेक्नोलॉजी चालू कर सकता है. तो मैं 3 एरिया बताऊंगा इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए. एक, इंडिया से बाहर देख के जैसे SaaS सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इंडिया से बाहर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जोहो है, फ्रेशडेस्क है, ज़ेनडेस्क है, जिन्होंने इंडिया में सॉफ्टवेयर बना के पूरे दुनिया को CRM और दूसरे एरियाज में सॉफ्टवेयर दिया. और तीसरा है जो हाईटेक, जैसे इंडिया से 2 स्पेस रिसर्च कंपनीज बनी हैं, जो एक है जो रॉकेट्स भेजती है छोटे सैटेलाइट्स के लिए. तो हम ये सोच नहीं सकते कि पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी इंडिया में बन रही है और हम लोग पूरे दुनिया को वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं. तो तीनों तरफ द स्काई इज द लिमिट फॉर द राइट एंटरप्रेन्योर. In fact, we are a fintech investor, as Sagar mentioned, and मैं भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ fintech sector में. Specifically, everything's moving digital, from being like manual transactions or सारे, for example, everyone go to the bank, apply for the loan, take a loan, right? So now everything's changing. सब online में कर सकते हैं, mobiles में कर सकते हैं. तो customer behavior towards loans और insurance change हो रहा है. So bill payment से लेके mobile bill payments, electric bill payments से लेके insurance, health insurance buying, mutual fund investments, सारे digital हो रहे हैं. So for example, हमने एक company में invest करा, Nikki.ai. They build this vernacular AI voice commerce platform. So उनके platform is specifically for tier 2, tier 3 individuals. So users who were using mobile phone but are not very comfortable with digital transactions online because वो trust नहीं करते sites को, they are not used to online payments, right? So they use this Nikki voice interface, बस app को बोलते हैं कि bill pay करो, and then it does in the back end, right? So इस type के solution आ रहे, and this specific segment जो semi-urban rural areas है, this 500 million population is a huge opportunity. आजकल जो company start हो रहे हैं, and even government is taking initiatives around this, laying infrastructure
for financial services in these remote rural areas. And I think like this is a huge opportunity out there. कोई भी tech या services companies के लिए specifically in financial services segment, and otherwise like specific to this tech itself, like tech infra build करने में in partnership with governments also. There are a lot of companies and which are moving really fast to take advantage of the current scenario. Right, so at the end of the day, we all Indians are aware of Jugadu mindset. So while we are really utilizing this time to get into the startups, I think one should also think about long-term implications when you're thinking about the solution and what you're building. Thanks, Divija. So, Sushant, my question to you would be again, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव केस होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये उनका फर्स्ट स्टार्टअप होता है. दिस इज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल आइडिया दैट दे आर वर्किंग ऑन. सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड बी द स्टेप्स वन स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर शुड टेक टू कन्वर्ट हिज आइडिया इनटू अ वेंचर? क्या स्टेप्स होने चाहिए? कई स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो अपना आइडिया किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते. तो जब तक ना हम वो आइडिया को शेयर करेंगे, पोटेंशियल जो पार्टनर होगा, जो आपका कंपनी ज्वाइन करेगा, वो जब तक ना आपका आइडिया नहीं जानेगा तो कैसे ज्वाइन करेगा. और इट कुड बी टू अ कस्टमर, दैट पोटेंशियल कस्टमर. तो उस टाइप के, और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. शायद आपके घर में ही या आपके रिलेशन में या आपके दोस्तों के रिलेशन में कोई आदमी मिलेगा जो इस प्रोडक्ट का या सर्विस का पोटेंशियल यूजर बन सकता है. तो उसको ये आइडिया देने का कि ऐसा अगर प्रोडक्ट होगा तो आप इसको यूज करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बिल गेट्स का नाम सबने सुना होगा. जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाया तो उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाया. वो पहले आईबीएम के पास गए और उन्होंने वो आइडिया बेच दिया उनको, और आईबीएम ने उनको पैसे दिए, और फिर वो घर आके वो प्रोडक्ट बनाया. और उसके बाद विंडोज, तो हम कई लोग विंडोज पे ही अभी हैं, जिसपे हम लोग आज से कितने साल पहले उन्होंने ये आइडिया चालू किया. तो पूरा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. पहले अपने को कस्टमर से वैलिडेट करने का है कि ये प्रोडक्ट कितना डिमांड है, क्या ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. उसके बाद हमको उसका प्रोटोटाइप बनाने का और उसको फिर कस्टमर को देने का, उससे फीडबैक लेके कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं. क्योंकि बिजनेस के फील्ड में कस्टमर इज गॉड. तो कस्टमर डिसाइड करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिर आप उसको फिर रिफाइन करेंगे. और ये आइटरेटिव प्रोसेस है कि आप करते रहेंगे, तब आपको जाके फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. तो जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को जैसे एक स्टेज, एक चक्कर में घूमते रहें. आप प्रोडक्ट बनाइए, बेचिए, get your team together, raise money, and then again go on building on the idea. Divija, your inputs on it? So I would totally agree with Sushanto in this. And one thing I want to highlight is, आजकल there are a lot of folks, both young crowd maybe, even in senior experienced folks also, who are very much experienced in technology, are building solutions first. For example, like blockchain, या फिर VR, AI, all these new technologies are so amazing that one can't stop oneself to experiment and build something new, right? So उस चक्कर में क्या हो रहा है, इतने सारे solution build हो रहे हैं कि problem को ढूंढना पड़ रहा है. That is we have things around us, but we have to now choose where to implement it and किस पे अब काम आएगा इसकी. So instead, what I suggest is first think of a problem, identify which is that core problem you want to solve, which actually moves you from the inside and you are very much passionate about to solve it.
or even like the problems which are affecting the society a lot, and the problems which you think would be worth solving, and then build a solution as a step follow on rather than moving the other way. Glad, thanks दिविजा. So जो लोग हमारे साथ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि जीयूसेक और iHub इंडिपेंडेंटली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें 3 से 5 दिन में आपको किस तरह से आपके आइडिया को वेंचर में कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर आपको एक हार्डकोर ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके अंदर सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं कि आपको एक आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू डू दैट कैन इंडिपेंडेंटली कॉन्टेक्ट जीयूसेक एंड iHub टीम्स, और आपके आने वाले बैचेस में अगर कोई स्लॉट्स अवेलेबल है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा. सो इसके साथ साथ काफ़ी क्वेरीज SSIP रिलेटेड आ रही है. जिन बच्चों को ये समझना है कि SSIP किस तरह से बेनिफिशियल है, मैं अपनी टेक टीम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि SSIP वेबसाइट का URL फेसबुक पेज के ऊपर डालें. आप वो वेबसाइट दे सकते हैं. उस वेबसाइट पे जितने भी कॉलेजेस लिस्ट हैं वो सारे SSIP के बेनिफिशियरी कॉलेजेस हैं. उन कॉलेजेस के अंदर कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके नाम उसके साथ दिए हुए हैं. अगर आपके पास कोई भी वेंचर या कोई भी आइडिया है तो आप अपने कॉलेजेस में जा करके उनका कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको नहीं करना है तो जीयूसेक और iHub से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं. आपके SSIP के जो भी बेनिफिट्स हैं ये दोनों इंक्यूबेटर्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं. So continuing our dialogue, Sushanto, I'll come to you to understand. There is a huge debate around in the domain of entrepreneurship. What is the difference between a startup and a business? So कई बार लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ आते हैं और ये डिमांड करते हैं दैट दिस इज अ बिजनेस एंड व्हाई शुडंट यू सपोर्ट. सो अगर आप एक क्लासिकल डिफरेंस दे सकें कि क्या डिफरेंस है एक स्टार्टअप में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस के. कोरोना के कारण हमारे सब स्पेशली द वॉइस हैज बिकम वेरी लॉन्ग. मैं उसी का एग्जांपल देता हूं. आई हैड टू कट माय ओन हेयर, बट if I were to open a barber shop and I would get people to come to that shop, the only way I can expand my capacity is to open beyond a certain time, open another shop. और अगर मेरे को इंडिया का 10% पॉपुलेशन कवर करना है तो मेरे को लाखों बार्बर शॉप, नाई की दुकान खोलने पड़ेंगे. लेकिन तो ये बिजनेस है, बार्बर शॉप एक बिजनेस है, लेकिन फॉर एवरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू I need to increase the physical capacity, and therefore I need to invest money into that business. Whereas, अगर मैं सारे जितने अपने शहर में, अहमदाबाद में या बड़ौदा में सारे जो बार्बर शॉप्स हैं उनको उनके अपॉइंटमेंट मैं एक वेबसाइट पे लेना चालू कर दूं, I can cover, theoretically at least, cover all of India over a period of time without spending any additional cost of setting up the capacity, and that would be वो एक स्टार्टअप कहलाएगी. पहला वाला जो है वो एक बिजनेस कहलाएगा. थैंक्स सुशांतो. सो दिविजा, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन एक था कि आप काफी सारे पिच इवैल्यूएशंस देखते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को यू इवैल्यूएट ऑन डे टू डे बेसिस. How often and how frequently do you get into the business plans of these startups? If you can characterize what should be the typical content into a business plan, and is it necessary for a business or not? We almost all the time get into the business plan. So that's like our first interaction with the founder, right? So as much as you're building an amazing company, it's very important to communicate what you're building so others are on the same page. So you have to make sure the listeners understand why you are choosing that problem to solve, and also establish the intensity of the problem with the audience. So once it becomes evident, then you talk about your solution and how are you potentially dealing with that problem, right? And uske baad, like it's kind of obvious that once you have like this is the problem and this is the potential solution, now the question is, are you capable of building that solution? That is, what is your team strength, aapke capabilities kya hai, what your plan is towards that solution, and how are you going to get there. So this getting to this plan and laying out this plan is very crucial. And as you said, like when you like as Sushanto was saying, you have to
you have to create that connection with the audience and make everyone understand what you're building, and at the same time you for the company should have the plan, and that has to be evident as well. And I mean, as Henry Kissinger once said, like, if you don't know where you're going, every road will lead you nowhere. So establishing the plan, while it's important, you should also know what are the challenges in that laid path and who might potentially be able to help you. It could be you might need a mentor for something. You might need incubation through companies like Lead Angels or QSEC, and then you might need investments through institutional investors like us, or you might need certain angel investors to come in who might add like a huge value add in your company, or you might need some experienced folks to join you as your core team. So understanding the challenges is also very important in the next step, while you also are able to communicate the solution. So if these things come out in your business plan very clearly, I think that will establish a real good conversation for the future communications with any person. It might be investors or your customers or any audience for that matter. Thanks, Devija. The next question will be to both of you. There is a huge jargons or probably a terminology around startup investments. There are multiple rounds. कोई बोलता है angel है, कोई बोलता है VC है, कोई बोलता है seed capital है. There is a huge confusion among students around these startup and the round, this startup fundraising and the rounds of capital that we raise. Can summarize कि ये सारे jargons कहाँ use होते हैं, किसी round को क्या बोला जाता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेजेस के ऊपर, तो अगर एक छोटा समरी आप उस पर दे सकते हैं। बिजनेस प्लान जो आप बनाते हैं वो इन्वेस्टर ये नहीं देखता है कि आपने कैलकुलेशन ठीक से किया है या नहीं किया, वो ये देखता है कि आपने सारे सिचुएशन को ठीक से पढ़ा है या नहीं है, बिजनेस रियलिटी क्या है, और आप उस जैसे दिविजा भी कह रही थी कि किस तरह से रिस्क को आप टैकल करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस आगे आने वाली हैं उनको आप कैसे टैकल करेंगे। कोविड-19 जैसा चैलेंज किसी ने भी सोचा नहीं था, लेकिन कई चैलेंजेस आते हैं कंपनी में जो उसको देखना चाहिए। कमिंग टू द सेकंड पार्ट इज व्हाट इज दिस एंजल, क्या वो सही में फरिश्ता है या वेंचर कैपिटल क्या है। So firstly I would say that whether it is an angel or a venture capitalist, it is like an investor. इन्वेस्टमेंट आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि स्टार्टअप्स तो 98% फेल होते हैं, लेकिन फिर भी लोग स्टार्टअप्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इसमें इतना बड़ा अपसाइड आता है, इतना ज्यादा का एक जैसे उबर के कंपनी में लोगों ने $10,000 देके $2.5 मिलियन कमाया है। उस टाइप का रिटर्न किसी भी दूसरे मार्केट में नहीं आ सकता, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। पहले अपने को ये समझना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम जैसे एंजल्स हैं, हम लोग कभी इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी कुछ ट्रैक्शन दिखाएगी, कुछ रेवेन्यूज उसके बुक्स में दिखेंगे, तब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और रफली हम लोग 50 लाख से 2-2.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें। और हमारे बाद दिविजा जैसे EFVC में काम करती है, वो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जब वो देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट वैलिडेशन हो गया है, कि मार्केट में इस चीज की डिमांड है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब कंपनी को इसको डेवलप करना है, नए मार्केट्स में जाना है या प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, तब जब ग्रोथ कर्व आता है तब VC इन्वेस्ट करता है।
Correct, Divija? Is that right? Yeah, I totally agree. Yeah. मैं कुछ add करना चाहती हूँ. Sushant, you're totally right, and I also I've seen this fine balance between capital and value add in between both of these kind of investors, right? Angels and VCs. So there's no hard written formula on when you bring in an angel investor versus when you bring in an institutional investor. However, what I strongly think is when you are deciding on an angel investor, if you should get in an angel investor into your cap table, you first you look at the value add that person's bringing in, and when you look at a VC, you look at both the capital and value add, unless it's a very big institutional investor who's putting in a lot of money, then the check matters. Otherwise, I think you should look at both. Together have invested in the same company. That is also possible. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली एंजल पहले इन्वेस्ट करते हो तीसरी बार, ये नॉर्मल. So thanks for this. Both of your companies where you have invested into a number of companies, a good number of companies must have failed, might have failed. What do you think that there should be a good learning from the startups who have failed into your portfolio, which our entrepreneurs can learn from? क्या रीजन थे जिस वजह से वो फेल हुए, जो आज की तारीख में जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उससे सीख सके? Sushant, you want to take that? फेलियर तो एक है कि इट इज गिवन इन द लाइफ ऑफ अ स्टार्टअप एज आई वाज सेइंग, लेकिन मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ी जो चीज है, और सिर्फ स्टार्टअप्स में ही नहीं, किसी भी बिजनेस में, वो है टाइमिंग का. आपको तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाने का है जब आपका इट इज नॉट टू अर्ली एंड नॉट टू लेट. तो क्या होता है कि टाइमिंग जो है, बोलते हैं कि 40% of the time the success of a startup depends on the timing that you have. That is why getting market research, whether it's figuring out that this is the right time to disrupt the market and making those calculations, the risks, to be able to do that, I think is the critical part. The second thing is that the team is very important, because if the team is does not have complementary skills, मतलब मैंने अपने हॉस्टल के विंग से मेरे विंग में 4 लड़के थे और बच्चे थे, तो मैंने उन चारों को अपने को-फाउंडर बना लिए. But we were friends. We used to watch movies together. Doesn't mean that we would be the best co-founders. कई बार स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है उसको मैं अपना को-फाउंडर बना लेता हूँ, जबकि मेरे को, और शायद वो मेरे ही स्किल सेट्स हो, मेरे ही जैसे हो, मेरी ही पर्सनालिटी वाला हो. मेरे को चाहिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट करे, जो मेरी जो खामियां हैं, जो मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मेरा को-फाउंडर को बिजनेस में स्ट्रांग होना चाहिए, या मैं फाइनेंस में स्ट्रांग हूँ लेकिन नहीं हूँ, तो मेरे को मेरे टीम में एक फाइनेंस का एक्सपीरियंस या मेंटर चाहिए. तो लैक ऑफ having a complementary team is often the cause of startup. Divija, your comments on this from your portfolio? Yeah, so I think, complementary team is very important, and as I said earlier as well, hiring the right team does go a long way. Initial core team कैसा है, initial set of people किस टाइप के लोगों को hire कर रहे हो beyond the founders as well, that makes a lot of difference too. Just to add on to Sushanto's points, but yeah, whatever he said. Thank you. थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं SSIP से रिलेटेड. आई बिलीव आवर एक्सपर्ट्स आर नॉट रिलेवेंट टू SSIP टुडे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं मेरी तरफ से SSIP रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देने का ट्राई करूंगा. हम लोग तब तक ये डायलॉग कंटिन्यू करते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड आपके SSIP रिलेटेड जो क्वेरीज हैं जो लोग फेसबुक पे भेज रहे हैं
उनका जवाब देने का मैं ट्राई करूँ। So, Sushant, a lot of times we have seen that student entrepreneurs अपने आइडियाज के साथ शुरुआत करते हैं, और आपने जैसे बोला कई बार आप अपने ही क्लासमेट्स को, अपने ही फ्रेंड्स को को फाउंडर बना लेते हो, जबकि आप किसी एक्सपीरियंस को साथ में लेकर के आ सकते हैं। बट हमने साथ में ये भी देखा है कई बार कि जब स्टूडेंट एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं तो टीम में बहुत सारा प्रॉब्लम भी शुरू होता है, टर्बुलेंस शुरू होता है, बिकॉज कोई आ रहा है जो उसके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऐसी चीजों के अंदर, ऐसी चीजों को टीम के अंदर किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? मैं ट्राई करूंगा इस कॉन्सेप्ट करने के। देखिए, आई थिंक जो फाउंडर है और कोर फाउंडर जो है, उसको ये चीजें थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना है कि अगर इसको और इन दोनों को मिलाया जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ उनको थोड़ा ट्राई फॉर एक प्रोजेक्ट करने का उनके साथ, मे बी अ 1 month project or a 15-day project, and see how the team gels together. Because once you get a founder and he gets a stake in the company, जो आपका एक पार्टनर बन जाता है, उसके बाद चेंज करना कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि there should be a period of sort of engagement, and then there is a marriage, rather than straight away going into the marriage between even co-founders or early employees, or because you don't know how that person, he may be a good person, good friend to have to go and see a movie, but he may not be a great co-worker. So those are the things that you probably need to do. And one of the ways to do it is to actually do a project together, where different skill sets are required. You will actually see whether you complement each other or you come with the same set of skill sets and the same set of frame of mind, which may be counterproductive for a startup. मतलब स्टार्टअप के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। अगर हम सब एक ही तरह से सोचने लगे तो हम एक ही दिशा में जाएंगे और शायद हम कोई चीज भूल जाएंगे। थैंक्स सुशांतो। The next query would be both of you, ये हमारे भी curated questions में था और Facebook से भी एक query हमारे पास आ रही है कि कोविड की वजह से there are lot of turbulences which are happening, there is lot of disruption which is happening. जो स्टूडेंट इस साल प्लेसमेंट में जा रहे थे हो सकता है उनके जॉब्स के ऊपर, करियर के ऊपर इफेक्ट है, जो स्टार्टअप्स करने जा रहे थे हो सकता है उनके आइडियाज के ऊपर हैम्पर हो। सो आपका क्या सजेशन है, जो लोग स्टार्टअप में जा रहे थे क्या उनको किस चीजों का ध्यान अभी रखना चाहिए? इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ, और इन केस इफ दे डू व्हाट शुड दे टेक केयर ऑफ? धीरज, कुछ दिन पहले हमने भी यही बात कर रहे थे किसी और को। तो देखिए, शुरुआत करने के लिए कोई भी टाइम बुरा नहीं होता है। as I said, I was 49 years old when I started. लेकिन ये जो टाइम है, और अच्छा और बुरा टाइम जैसे उसको एंटरप्रेन्योर उसको बनाता है, कैसे डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करता है। जबकि आज के डेट में द जॉब मार्केट इज वेरी टाइट, वी ऑल नो इट, एंड देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। इसलिए एक चीज है कि आपके साथ कई इंटर्न्स, कई लोग इस उम्मीद में आपको ज्वाइन कर लेंगे कि शायद यहाँ पे एक मौका। तो गेटिंग पीपल टुडे इज मच इजियर। टुडे वी आर नॉट ट्रैवलिंग सो मच, वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट आवर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो हमारे पास टाइम भी है नई चीजों के बारे में सोचने के लिए। आजकल हमारे घर में elderly people are inquiring about how to order from online, how to pay online. तो पूरे इंडिया में एक इंटरेस्ट नई चीज जानने के लिए, सुनने के लिए एक सॉर्ट ऑफ एक मूवमेंट सा बन गया है। तो इसमें अगर हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी एडॉप्शन रेट बहुत हाई होगी। तीसरी बात जो ये है कि आज हर एक आदमी पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस हो या फैमिलीज हो, सब कुछ ये सिक्योरिटी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए दे आर ट्राइंग टू फाइंड इकोनोमाइजिंग इन वन वे और द अदर।
maybe they are not interested in luxury items, but staples में भी वो लोग सोच रहे हैं कि मैं किसको कैसे थोड़ा पैसा सेव कर सकता हूँ. तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस अगर लोगों का पैसा सेव कर रहा है या कन्वीनियंट है या उनको हेल्थ को मद्देनजर कर रहा है और contactless delivery or taking care of their health or improving their outcomes of the food that they eat, तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी लोग बहुत ओपन हैं, जो शायद 2 महीने पहले नहीं थे ट्राई आउट करने के लिए, जो आज की डेट में लोग ट्राई आउट करेंगे. तो इस एरियाज में अगर हम लोग स्टार्टअप करें तो आवर चांसेस आर, ये तो पॉजिटिव साइड हो गया. नेगेटिव साइड में मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में both angels and VCs are going to be very picky about the companies that they will fund. पहले जब अगर कोई उसको आइडिया देख के ही इन्वेस्ट कर देता था, आज वो आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, ज्यादा वैलिडेशन चाहेगा, ज्यादा कस्टमर के साथ रेफरेंस चेक करेगा, तब जाके वो इन्वेस्ट करेगा. So they become more, I would say, careful about investing. They are more risk averse today. So वो कई क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और जो यू नो अगर आप इमीडिएटली नहीं जाना चाहते हैं तो मे बी यू शुड लुक एट एन इंक्यूबेटर और एन एक्सलेटर टू मार्क योर टाइम बिफोर योर द इकोनॉमी इम्प्रूव्स. वो भी आप सोच सकते हैं अगर आप कोई लग्जरी आइटम में जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट है जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, तो शायद यू विल बी बेटर ऑफ. Sushanto, are you there? So Divija, I think we have lost his connection. Till the time he connects with us again, if you can guide us on the same question. Sure. So regarding this, I don't want to sound too insensitive about the current situation, but it's too good a crisis to waste on, right? So it's crisis ko advantage leke there are a lot of opportunities one can take advantage of and build newer solutions. So yes, I think this is the right time for new startups and new innovations to build on. At the same time, on the flip side, joining the startup as an employee, one might have to think twice on what kind of company it is and think about the long-term viability of the solution. Kya ye company chalega for certain period of time, so that you might want to work with the company and then build along with the founders. But that said, there are startups currently जो काफी अच्छा भी कर रहे हैं. It's not like all the startups are facing a hard time, while everyone's going through challenges because this is an entirely new scenario. किसी ने सोचा नहीं the economy would be like this, or the situation would be like this. Everyone has to now remold themselves to fit into the current market scenarios. So that shift or that internal pivoting is required with every company, and everyone's facing the challenge. However, there will be companies who get really big after the COVID scenario. So select those companies which you think have the potential to be huge soon after, and those are the companies you might want to join. Then you're looking at smaller ones, but then like as I said, like this is the right time for innovation. So I don't know where I was able to end. No, it was pretty much clear from your statement. We just lost you in the last words. So, no, Divija just said that it's a good time to innovate. It's a good time to experiment. But do you think that this is a good time to go to the investors? Yes. Yeah. Okay. So it entirely depends on what solution you're building. Investors are definitely on lookout for startups which are building cutting-edge solutions at this point. At the same time, like as Sushanto said as well, investors are very careful while backing certain companies as well.
So there are two kinds of solutions which I am looking at as an investor in the current scenarios. One kind was a building for just the COVID situation, and like for example, health insurance as a product, and health insurance as a sole product for a company is a example which is which would be only active during COVID, right? And there are companies which are looking at long-term building technologies and infrastructure and building out solutions which might act in the long term. So as an investor, I would go for the second kind of companies rather than looking at the companies which are only building for today. That said, like with respect to the capital itself, a lot of investors are still active, including us. And even angel investors, while some of them are not very active, some of them are looking to work along with the startups, mentor them through the crisis, and possibly work with them in the long term. So yeah, there is a light at the end of the tunnel. Today, for example, we as Angel Network, हमने 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया है इस टाइम, और हमारी कुछ एक एजुकेशन में है, एक फार्म टू फोर्क में है जो फार्म से प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक डायरेक्ट लेके जाती है। और पिछले सैटरडे को हमारा एंजल मीटिंग हुआ, तो एक कंपनी है जो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग पे एक प्रोडक्ट बना है, जो दूर से ही वो पेशेंट के वाइटल चीजें मेजर कर सकता है, ताकि डॉक्टर को पेशेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो वो ये जो ऐसी चीजें हैं वो कई एंजल्स को इंटरेस्ट करेंगी, जो कोविड के लिए और एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। वीसी थोड़ा लंबा और थोड़ा और दूर का भी सोचेंगे कि ये लॉन्ग टर्म में ये कैसा बनेगा, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक दैट it is the bad time to go out towards unless आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में है और वो एक लग्जरी आइटम है, और या वो एक डिस्क्रिशनरी आइटम है जो आदमी ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। उन स्टार्टअप्स को मैं वो बोलूंगा कि आप थोड़ा अपने को और डेवलप कर लीजिए, अपना मार्केट को थोड़ा और एस्टैब्लिश कर लीजिए, फिर जाइए, थोड़ा वेट करिए। Thanks both of you. So as we are coming towards an end of the session, I would also request Ms. Dhara Thakur, who is the coordinator from iHub SSIP, to turn her camera on. We have certain questions related to SSIP which we would like you to answer. एक क्वेश्चन जो मिस्टर बलदेव ने भेजा है, so if you can describe the role of a college and staff regarding SSIP scheme. एक कॉलेज या फिर स्टाफ एसएसआईपी स्कीम में किस तरह से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प कर सकता है? So we have SSIP cells and SSIP coordinators in all our grantee institutes. जिन institutes ने SSIP का grant ले रखा है, जिनके साथ हमारा MOU है, and there we have dedicated people who guide the students as to how they can avail the SSIP grant, and we also give a grant for patent filing. So they are the bridge between the students and the SSIP cell. आप पहले आपकी कॉलेज में जो भी SSIP cell है उसको अप्रोच करिए अपने आइडिया के साथ, और then from there they can connect us with us. And apart from that, आप ssipgujarat.in का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. We have several other student open innovation challenges also, जिसमें भी you can avail a grant up to 2 lakh for building a prototype. So every 2 months we come up with these open innovation challenges, and you can avail the benefits of that as well. Thanks, Dhara. There was also a question from Sumit. He's a student. He has mentioned कि किस तरह के financial benefit one student should expect from SSIP. So SSIP gives a grant for POC for up to 2 lakhs and then up to 10 lakhs. And for patenting, we give a grant up to 25,000. And apart from that, we give you mentorship support and the hand-holding required for filing your patent, for designing your POC, connecting you to the right mentors. So that is how it works. So I hope it answers the question. Mostly yes. Thanks, Dhara. We are moving towards the conclusion of the session. So जो लोग भी Facebook पे हमारे साथ हैं, I would request if you have any queries, you can quickly raise your questions.
तो हम लोग इस सेशन के कंक्लूजन से पहले उसको आंसर करने का ट्राई करेंगे। उससे पहले सुशांत, तो आई विल रिक्वेस्ट, आई वुड ट्राई टू just have you answer on one of the queries which we decided on the student entrepreneurship part. What role do you see that incubators play into this whole student entrepreneurship ecosystem? We understand there are roughly about 70 to 80% incubators which are there in the academic ecosystem. Universities में, colleges में incubators हैं। क्या रोल आप उनका देखते हैं? क्या आपका सजेशन होगा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स का इंक्यूबेटर्स के साथ काम करने? स्टार्टअप जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट लाइफ में अपना स्टार्टअप करें तो एक उनको बिजनेस स्किल्स जान लेंगे, कुछ सॉफ्ट स्किल्स जानेंगे, बिजनेस के बारे में एक उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। और even if the startup does not succeed, the life skills that you will learn, the business skills that you will learn, जो आप सीखेंगे इससे, वो आपको आपके अगले स्टार्टअप में भी हेल्प करेगा और आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट को भी इम्प्रूव करेगा। हम जब एम्प्लॉयर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत कम होते हैं। तो स्टार्टअप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर नहीं भी हो, आप जो वो स्किल सीखेंगे वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए यूनिवर्सिटीज जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी और GTU, इन लोगों ने अपना इंक्यूबेटर इसीलिए बनाया है ताकि स्टूडेंट्स, एलुमनाई, प्रोफेसर्स सब अपने वहाँ पे स्टार्टअप्स कर सके और उस एनवायरनमेंट में नए आइडियाज आ सकते हैं। स्टूडेंट और प्रोफेसर एक साथ कंपनी बना सकती है। हमारे IIT बॉम्बे में सबसे सक्सेसफुल जो कंपनी है वो एक प्रोफेसर और उनके 3 स्टूडेंट्स ने बनाया है और वो अभी तक सबसे सक्सेसफुल कंपनी है 2-व्हीलर एरिया में। सेडमैक उसका नाम है। आज उसका 300 करोड़ टर्नओवर है और आप सोच नहीं सकते हैं कि एक प्रोफेसर ने ये कंपनी चालू किया है। तो it doesn't matter, you actually realize that having complementary skills, for example, Lead Angels also started by a professor and a student and myself. So it actually had the diversity of the team actually improved the chances of success of a startup. और जो आजकल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट schemes हैं for getting funded, which are available in the incubator, being part of the incubator, being part of the ecosystem, उससे भी आपको कई लर्निंग आती है। और सबसे ज्यादा लर्निंग सिर्फ आपके प्रोफेसर से नहीं, इंक्यूबेटर से नहीं, जो एक साथ आपके को इंक्यूबेटर्स हैं उससे जो आपको लर्निंग आती है वो सबसे पीयर टू पीयर लर्निंग जो है, जो आप चाय की दुकान में या कैंटीन में दूसरे स्टार्टअप्स से सीखते हैं, क्योंकि सब स्टार्टअप्स के प्रॉब्लम सेम ही होते हैं। कैसे क्लाइंट को करना, पैसे का क्या करना, तो वो जो आप एक्सचेंज करते हैं वो सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है। दैट इज व्हाई आई वुड एनकरेज पीपल टू जॉइन देयर incubators or accelerators within the academic. Thanks, Sushanto. So we will just take the last question from our Facebook session, and I would request Dhara to please come online and answer the query because it is related to SSIP. Dhara, are you with us? Dhara, can you listen to us? Till the time she joins for the concluding remarks, I would like to answer this query from the SSIP part. Someone has asked if the college does not have an SSIP cell, then what is the procedure to do that? Which kind of criteria is for the college? Sorry, sir, I missed your voice of some connection issue. There was a question from a college कि अगर कॉलेज में SSIP सेल नहीं है तो क्या करें, कॉलेजेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, और Sir, इसके बाद I would request you to do the concluding remarks as well. Sure, sir. So colleges के लिए they can connect to our team, grant management team, which is responsible for
doing an MOU with the colleges, and हम periodically वो करते हैं. तो आप you can get in touch with us for that. और as of now अगर आपके कोई students हैं and you are not having an SSIP cell, then जो भी आपका nearest college है, we can connect the students with them by the time you get an SSIP cell in your own college. And with this, thank you, Dheeraj sir. I would like to thank Sushanto sir and Divija for this wonderful and insightful session and finding time and inspiring our student startups. जैसे सुशांतो सर ने कहा कि he started in his late 40s and Divija is someone who started very early on after her graduation. So it is very clear कि अपना journey शुरू करने का कोई specific to follow your dreams there is no specific age. And but आप जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना जल्दी fail होते हैं and you have a lot of time on your side. So and as जैसे सुशांतो सर ने कहा कि आज के time पे there are a lot of opportunities and there's just like GUSEC and iHub and SSIP is providing you a lot of platform in terms of mentorship, in terms of funding. तो आपको ये सारे benefits avail करने चाहिए. And some very good points from Divija and Sushanto sir that how important it is to form a team. कि अगर आप स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है तो ऐसा नहीं है कि अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर आपने कोई टीम बना लिया एंड पहले एक सॉल्यूशन बना दिया एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिट इट विद अ प्रॉब्लम. तो पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन से प्रॉब्लम को लेके पैशनेट है एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट एंड फॉलो योर ड्रीम्स एंड योर पेरेंट्स आर लाइक योर फर्स्ट कस्टमर्स. कन्विंस देम एंड you should take up this journey and there will be roadblocks but as they rightly suggested that you have to fail, you have to again stand up and how you approach the investors, how you approach different problems that you face during the journeys, what are the key metrics for a startup to validate their ideas. तो ये बहुत जरूरी जो points student entrepreneurs के लिए जो early stage startups है हमारे उनके लिए बहुत ही insightful session था. So I would once again like to thank Sushanto sir and Divija for giving their time and guiding our startups. And जो हमें Facebook Live पे देख रहे हैं हमने एक MCQ का लिंक शेयर किया है आपके साथ वहाँ पे and we request you to fill it and you can avail the opportunity of getting certificate from Lead Angels. So उसको जरूर fill करिए. Thank you so much, Dheeraj sir. I would like to thank Nagarajan sir for giving his time during the session and moderating the session as well. And on behalf of iHub, SSIP and GUSEC, I thank the speakers and I thank all the people watching us on Facebook Live. Thank you so much.